हेलो एवरीवन। आज है 27 जुलाई। द इंडियन एक्सप्रेस की आज की हमारी जो इम्पोर्टेंट न्यूज़ रहेंगी वो होंगी भारत ब्रिटेन विश्वास और विकास, केंद्र का सुरक्षा ऑडिट आदेश, पुराने वाहनों पर प्रतिबंध की समीक्षा। आज की हमारी जो पहली न्यूज़ रहने वाली है वो है हिस्टोरिक एफटीए विद यूके सॉल्व्स वर्ल्ड्स ट्रस्ट इन इंडिया। जो हाल ही में ब्रिटेन और जो भारत के बीच में व्यापार समझौता हुआ है उसको लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा 27 जुलाई 2025 को तमिलनाडु में जो है एक कार्यक्रम के दौरान यह कहा गया है कि जो ये समझौता विकसित हुआ है इससे भारत और जो तमिलनाडु है उनके दृष्टिकोण को और भी अधिक जो गति है वह प्रदान होगी। और मोदी जी ने यह भी बताया कि जो ये समझौता है यह तमिलनाडु के जो युवा हैं या फिर जो छोटे व्यवसाय हैं, जो एमएसएमई हैं और जो स्टार्टअप हैं उनको बहुत बड़ी संख्या में लाभ होगा। यह समझौता भारत के 99% जो निर्यात है उस पर शुल्क मुक्त पहुंच को प्रदान करेगा और जिससे कि जो कपड़ा हुआ, चमड़ा हुआ या फिर जो रत्न आभूषण हैं, समुद्री उत्पाद हैं और जो इंजीनियरिंग जैसे क्षेत्र हैं उनमें भी जो है इस व्यापार से बढ़ावा मिलेगा। यह जो बुनियादी ढांचा है और जो ऊर्जा के क्षेत्र हैं उनमें तमिलनाडु के विकास को भी समर्थन जो है इससे प्राप्त होगा। उन्होंने यह भी जोड़ा है कि जो पिछले 11 वर्ष हैं उनमें केंद्र सरकार ने जो अटल सेतु, सोनमर्ग सुरंग और जो बोगी बिल पुल है जैसे जो प्रोजेक्ट हैं उनके माध्यम से रोजगार सृजन और जो बुनियादी ढांचे हैं उनके विकास पर ध्यान को केंद्रित किया है, जो कि तमिलनाडु सहित जो है पूरे देश के लिए लाभकारी जो है सिद्ध होगा। निर्यात में वृद्धि और जो शुल्क मुक्त पहुंच है उसके बारे में जाने तो जो ये समझौता हुआ है भारत और ब्रिटेन के बीच, इसमें 99% निर्यात पर शुल्क मुक्त या फिर जो रियायतें हैं पहुंच को प्रदान करेगा, जिससे कि जो भारतीय उत्पाद है विशेष रूप से जो कपड़ा है, चमड़ा है या फिर जो रत्न आभूषण है, समुद्री उत्पाद हुए और जो इंजीनियरिंग जैसे क्षेत्र हैं उनमें ब्रिटेन के जो बाजार हैं उनमें प्रतिस्पर्धी बनेंगे। और तमिलनाडु जैसे जो राज्य हैं जो कि कपड़ा, चमड़ा और जो ऑटोमोबाइल्स का क्षेत्र है उनमें अग्रणी हैं, उनको विशेष लाभ प्राप्त होगा। उदाहरण के लिए तमिलनाडु का कपड़ा उद्योग जो कि पहले से ही वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला का हिस्सा है, अब ब्रिटेन में जो है कम लागत पर अपने उत्पादों को बेच सकेगा। अगर इससे रोजगार पर जो है क्या इफेक्ट पड़ेगा उसको जाने तो जो एफटीए से छोटे और जो मध्यम उद्यम हैं उनका जो स्टार्टअप हुआ या फिर जो स्थानीय व्यवसाय हैं उनको भी इससे बढ़ावा मिलेगा, जिससे जो विशेष रूप से युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे। तमिलनाडु जैसे जो औद्योगिक केंद्र हैं उनमें विनिर्माण और जो सेवा क्षेत्र हैं उनमें रोजगार में वृद्धि की उम्मीद है, क्योंकि ब्रिटेन की मांग बढ़ने से जो उत्पादन है वह भी बढ़ेगा। निवेश में बढ़ोतरी, यह समझौता जो है दोनों देशों के बीच निवेश को प्रोत्साहित करेगा। ब्रिटेन की जो कंपनियां हैं भारत में बुनियादी जो ढांचे हैं या फिर जो नवीनीकरण ऊर्जा है और जो प्रौद्योगिकी जैसे क्षेत्र हैं उनमें निवेश कर सकती है, जिससे भारत की जो तकनीकी हस्तांतरण है और जो नवाचार है उसको भी बढ़ावा मिलेगा। तमिलनाडु में ऊर्जा और जो बुनियादी ढांचे हैं उनके क्षेत्र में निवेश से जो स्थानीय अर्थव्यवस्था है उसको भी और अधिक गति प्राप्त होगी। अगर वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला में भारत की स्थिति जो है वो भी इससे मजबूत होगी। जो एफटीए है भारत और जो वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला है उसमें और अधिक एकीकृत जो है वो करेगा, जिससे कि जो ब्रिटेन जैसी विकसित बाजार हैं उनके साथ में भारत के मजबूत व्यापारिक संबंध जो हैं वो स्थापित होंगे और जो अन्य देश हैं उनके साथ भी व्यापार समझौतों के लिए एक जो है भागीदार बनेंगे। यह भारत की जो आत्मनिर्भर भारत और जो मेक इन इंडिया पहल है उसको समर्थन देगा, क्योंकि जो स्थानीय उत्पादन है उसको वैश्विक बाजारों में
इससे बढ़ावा मिलेगा। सेवा के क्षेत्र में अवसर प्राप्त होंगे, जैसे कि भारत का सेवा क्षेत्र विशेष रूप से सूचना प्रौद्योगिकी और जो सॉफ्टवेयर सेवाएं हैं, जो पेशेवर सेवाएं हैं, ब्रिटेन में अधिक पहुंच प्राप्त करेंगे। भारतीय जो पेशेवर हैं उनके लिए ब्रिटेन में अस्थायी प्रवेश को आसान बनाने की संभावना है, जो भारतीय सेवा उद्योग हैं उनको और अधिक लाभ पहुंचाएगा, ताकि जो तमिलनाडु है और जो चेन्नई जैसी आईटी हब हैं उनका घर है, इस क्षेत्र में विशेष रूप से लाभ प्राप्त होगा। कृषि और खाद्य जो प्रसंस्करण है उसको भी इससे बढ़ावा मिलेगा। जो समुद्री उत्पाद हैं और जो अन्य कृषि से संबंधित आधारित निर्यात है उस पर कम शुल्क से भारत के जो किसान हैं और जो खाद्य प्रसंस्करण उद्योग हैं उनको और अधिक फायदा होगा। तमिलनाडु का जो समुद्री खाद्य उद्योग है, जो कि पहले से ही निर्यात में महत्वपूर्ण योगदान देता है, इस समझौते से और मजबूत होगा और जो क्षेत्रीय विकास है उसको गति प्राप्त होगी। तमिलनाडु जैसे जो राज्य हैं उनमें बुनियादी ढांचे, ऊर्जा और विनिर्माण क्षेत्र में निवेश और जो व्यापार है उससे क्षेत्रीय जो असमानताएं हैं वह कम होगी। यह स्थानीय उद्यमियों और जो छोटे व्यवसाय हैं उनको वैश्विक मंच पर प्रतिस्पर्धा जो है करने का अवसर भी प्राप्त करेगा। आर्थिक और जो रणनीतिक विकास है उसका भी यह प्रतीक के रूप में साबित होगा। यह समझौता भारत और जो वैश्विक समुदाय है उसके बढ़ते हुए विश्वास को दर्शाता है। ब्रिटेन जैसे जो विकसित देश हैं, देश के साथ एफटीए भारत की जो आर्थिक स्थिरता है और जो नीतिगत निरंतरता है उसको मान्यता देता है। यह भारत ब्रिटेन के बीच रणनीतिक साझेदारी को भी मजबूत करता है, जो भविष्य में रक्षा प्रौद्योगिकी और जलवायु परिवर्तन जैसे जो क्षेत्र हैं उनमें सहयोग को बढ़ा सकता है। नवाचार और अगर स्टार्टअप को प्रोत्साहन के बारे में देखें तो जो स्टार्टअप और प्रौद्योगिकी का क्षेत्र है उसमें सहयोग बढ़ने से भारत के जो नवाचार पारिस्थितिकी तंत्र हैं उसको मजबूती मिलेगी। ब्रिटेन की जो तकनीकी विशेषज्ञता है और जो भारत की उद्यमशीलता है उसके संयोजन से नई संभावनाएं जो हैं वो भी खुलेंगी। भारत और जो ब्रिटेन के बीच में मुक्त व्यापार जो समझौता हुआ है तमिलनाडु के लिए विशेष रूप से लाभकारी है, क्योंकि ये राज्य जो है वो औद्योगिक, व्यापारिक और जो तकनीकी क्षेत्र है उनमें मजबूत स्थिति को जो है वो बनाए रखता है। जैसे कि तमिलनाडु का कपड़ा और जो चमड़ा का उद्योग है उसको बढ़ावा मिलेगा। तमिलनाडु जो है भारत के कपड़ा और जो चमड़ा उद्योग हैं उसका प्रमुख केंद्र है। विशेष रूप से जो तिरुपुर और जो कोयम्बटूर है उन जैसे क्षेत्रों में जो एफटीए के तहत भारत का 99% जो निर्यात है उस पर शुल्क मुक्त पहुंच है, जिससे कि इन उद्योगों को ब्रिटेन के जो बाजार हैं उनमें जो है प्रतिस्पर्धा में लाभ मिलेगा, क्योंकि जो टैरिफ है उसकी लागत कम होगी, जिससे कि निर्यात में वृद्धि होगी, जिससे जो स्थानीय निर्माता हैं, कारीगर हैं और जो छोटे व्यवसाय हैं उनको अधिक आय और जो रोजगार हैं उनके अवसर भी प्राप्त होंगे। जो समुद्री खाद्य और कृषि उत्पाद का निर्यात है, तमिलनाडु का जो समुद्री खाद्य उद्योग है विशेष रूप से चेन्नई और जो तटीय क्षेत्र हैं उनमें पहले से ही वैश्विक बाजार में बहुत इम्पोर्टेंट योगदान देता है। जो एफटीए है उसके तहत जो समुद्री उत्पाद है उस पर कम शुल्क से निर्यात बढ़ेगा, जिससे कि जो मछुआरे हैं और जो खाद्य प्रसंस्करण की इकाइयां हैं उनको और अधिक लाभ प्राप्त होगा। अन्य कृषि आधारित उत्पाद जैसे मसाले और खाद्य पदार्थ भी ब्रिटेन में अधिक मांग जो है वो देख सकते हैं। अगर आईटी और जो सेवा क्षेत्र हैं उनके अवसर जो है उनको मिलेंगे। चेन्नई तमिलनाडु का एक प्रमुख आईटी हब है। सूचना प्रौद्योगिकी और जो सॉफ्ट सेवाएं हैं उनमें यह अग्रणी है और एफटीए के तहत भारतीय सेवा क्षेत्र को ब्रिटेन में बेहतर पहुंच मिलेगी, जिससे कि तमिलनाडु की जो आईटी कंपनी है और जो स्टार्टअप है उसको नए अनुबंध और जो प्रोजेक्ट हैं वह भी प्राप्त होंगे। भारतीय जो पेशेवर हैं उनके लिए ब्रिटेन में अस्थायी जो प्रवेश है उसकी सुविधा से तमिलनाडु के जो तकनीकी विशेषज्ञ हैं उनको भी इससे जो है वो लाभ प्राप्त होगा। रोजगार सृजन और जो एमएसएमई है उसको भी समर्थन इससे प्राप्त होगा,
क्योंकि तमिलनाडु में जो छोटे और जो मध्यम उद्यम हैं, यानी कि जो कपड़ा हुआ, चमड़ा हुआ, ऑटोमोबाइल्स और जो खाद्य प्रसंस्करण है, इन जैसे क्षेत्रों में सकरियां हैं जो एफटीए से इन उद्यमों और जो वैश्विक बाजार है उसमें प्रवेश मिलेगा, जिससे जो उत्पादन है और जो रोजगार है उसमें वृद्धि होगी। विशेष रूप से युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे, क्योंकि बढ़ते निर्यात और जो निवेश है उससे स्थानीय स्तर पर जो है उत्पादन इसका बढ़ेगा। अगर बुनियादी ढांचे और जो ऊर्जा क्षेत्र में इसका निवेश है उसके नज़रिए से देखें तो जो एफटीए ब्रिटेन से तमिलनाडु में बुनियादी ढांचे और जो नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र है उसमें निवेश को प्रोत्साहित करेगा। तमिलनाडु जो पहले से ही पवन और जो सौर ऊर्जा में अग्रणी है, इस निवेश से अपनी ऊर्जा क्षमता को और बढ़ा सकता है। सड़क, बंदरगाह और जो रेल जैसे बुनियादी ढांचे हैं वह प्रोजेक्ट में निवेश से राज्य की जो कनेक्टिविटी है और जो व्यापारिक क्षमता है उसमें और अधिक सुधार होगा। जो ऑटोमोबाइल्स और इंजीनियरिंग का क्षेत्र है उसमें तमिलनाडु ऑटोमोबाइल्स और जो ऑटो कंपोनेंट्स हैं उनका एक प्रमुख उत्पादन केंद्र है, जिसमें चेन्नई को जो भारत का डेट्राइट है वह कहा जाता है। एफटीए के तहत इंजीनियरिंग के जो उत्पाद हैं उन पर शुल्क में कमी, जिससे कि इस क्षेत्र को ब्रिटेन के जो बाजार हैं उनमें विस्तार करने का अवसर जो है वो प्राप्त होगा। यह जो स्थानीय निर्माता हैं और जो आपूर्तिकर्ता हैं उनके लिए एक नए ऑर्डर और जो राजस्व है उसका भी स्रोत बनेगा। जो स्टार्टअप और नवाचार है उसको भी इससे प्रोत्साहन मिलेगा। स्टार्टअप जो है पारिस्थितिकी तंत्र विशेष रूप से चेन्नई में तेज़ी से बढ़ रहा है। जो एफटीए है उसके तहत ब्रिटेन के साथ तकनीकी सहयोग और जो निवेश से स्टार्टअप है उसको वैश्विक मंच पर अपनी जो तकनीक है और जो उत्पाद का प्रदर्शित करने का मौका जो है वह भी दिया जाएगा। ब्रिटेन की जो उन्नत प्रौद्योगिकी और जो तमिलनाडु की उद्यमशीलता है उसके संयोजन से नवाचार को और अधिक बढ़ावा मिलेगा। अगर क्षेत्रीय विकास और जो आर्थिक समृद्धि के तौर पर देखें तो तमिलनाडु के जो छोटे शहर हैं और जो ग्रामीण क्षेत्र हैं उनमें उद्योगों को बढ़ावा मिलेगा, जिससे कि जो क्षेत्रीय असमानताएं हैं वह भी कम हो जाएंगी। उदाहरण के तौर पर देखें तो जो तिरुवनंतपुरम है उसका कोयम्बटूर और इरोड जैसे जो क्षेत्र हैं उनमें स्थानीय अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी। बढ़ता जो निर्यात है और जो निवेश है उससे राज्य की जो जीडीपी है उसमें योगदान बढ़ेगा, जिससे समग्र है जो आर्थिक समृद्धि है उसको और अधिक बढ़ावा मिलेगा। अगर वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला में एकीकरण जो है इससे होगा। तमिलनाडु के जो उद्योग हैं विशेष रूप से जो कपड़े का या फिर जो ऑटोमोबाइल्स हैं और जो इलेक्ट्रॉनिक्स वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला है उसमें और अधिक जो है वो एकत्रित होंगे। यह राज्य जो है वैश्विक व्यापार में एक महत्वपूर्ण खिलाड़ी के रूप में जो है वो स्थापना अपनी करेगा। और जो सांस्कृतिक और शैक्षिक सहयोग है वह भी जो है तमिलनाडु को प्राप्त होगा। जो एफटीए है उसके साथ साथ ब्रिटेन के साथ जो सांस्कृतिक और शैक्षिक सहयोग है उसमें भी बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। तमिलनाडु के जो शैक्षिक संस्थान और जो विश्वविद्यालय हैं ब्रिटेन के संस्थानों के साथ साझेदारी से और भी अधिक जो है उन्हें लाभ प्राप्त होगा, जिससे कि जो छात्र हैं और जो शोधकर्ता हैं उनको भी नए अवसर प्राप्त होंगे। आज की हमारी जो दूसरी न्यूज़ है वह सेंटर ऑर्डर्स सेफ्टी ऑडिट और जो ऑल गवर्नमेंट स्कूल्स राजस्थान के जो एक ज़िले का एक गांव जो है राजस्थान में झालवाड़ में एक सरकारी स्कूल की छत गिरने से दुखद घटना जो है वो घटी है, जिसके बाद देश भर के जो सभी सरकारी या फिर जो निजी स्कूल हैं उनमें सुरक्षा ऑडिट अनिवार्य करने का आदेश दे दिया गया है। यह निर्देश जो शिक्षा मंत्रालय है उन्होंने 26 जुलाई 2025 को जारी किया है, जिसमें सभी राज्य और जो केंद्र शासित प्रदेश हैं उनको तत्काल प्रभाव से जो स्कूल हैं उनकी इमारत हुई या फिर जो अग्नि की सुरक्षा है, आपातकालीन जो निकासी की व्यवस्था है और जो अन्य संरचनात्मक सुविधाएं हैं उनकी जांच के लिए जो है उन्हें कहा गया है। जो ऑडिट 2021 के
स्कूल सुरक्षा जो दिशा निर्देश हैं और जो 2016 के राष्ट्रीय जो आपदा प्रबंधन दिशा निर्देश हैं उनके अनुसार जो है वो किया जाएगा। जो सरकार के द्वारा ये आदेश दिए गए हैं उनमें अगर संरचनात्मक जो सुरक्षा है उसको देखें तो निर्माण मानक जो स्कूल भवन है उनका जो निर्माण है वह जो राष्ट्रीय भवन संहिता है 2016 के अनुसार किया जाना चाहिए। जो नियमित ऑडिट भवन है उनकी जो संरचनात्मक मजबूती है जैसे कि दीवार हुई, छत हुई या फिर जो नींव है उसकी समय समय पर जांच करनी होगी। जो पुराने भवन हैं उनका विशेष ध्यान रखा जाए। अगर खतरनाक जो संरचनाएं हैं जैसे कि कोई भी भवन जो है वो जर्जर हो या फिर असुरक्षित भवन जो है उसकी तत्काल मरम्मत या फिर जो पुनर्निर्माण का प्रावधान जो है वो किया जाएगा। प्रमाणन देखें तो जो संरचनात्मक स्थिरता है उसके लिए सिविल जो इंजीनियर हैं या फिर उनसे संबंधित जो प्राधिकरण हैं उनसे प्रमाण पत्र जो है प्राप्त करना अनिवार्य होगा। अग्नि सुरक्षा देखें तो जो अग्निशमन उपकरण हैं, जो स्कूलों में अग्निशामक यंत्र हैं, स्मोक डिटेक्टर हैं और जो स्प्रिंकलर सिस्टम है उसकी भी उपलब्धता कराई जाएगी। अगर निकासी योजना के तहत देखें तो आपातकाल के समय जो है स्कूल में बच्चों को जो है सुरक्षित बाहर निकालने के लिए एक आपातकालीन जो निकास द्वार है उसके भी जो है उपलब्ध कराया जाएगा। स्पष्ट चिन्हित जो निकासी मार्ग है और जो नियमित निकासी अभ्यास है जैसे कि ड्रिल हुआ, जो प्रशिक्षण कर्मचारी हैं और जो छात्र हैं उनको अग्नि सुरक्षा और प्राथमिक चिकित्सा जो है उसका प्रशिक्षण देने की आज्ञा भी जो है वो दी गई है कि सभी स्कूलों में बच्चों को जो है प्राथमिक चिकित्सा और अग्नि से बचने के लिए जो है उन्हें क्या क्या करना चाहिए यह परीक्षण जो है वो दिया जाएगा। जो विद्युत सुरक्षा है, विद्युत तार जो हुए या फिर जो उपकरण है उनकी नियमित जांच और जो ओवरलोडिंग है उसकी भी रोकथाम के उपाय किए जाएंगे। आपातकालीन तैयारियां, आपदा प्रबंधन योजना जैसे प्रत्येक स्कूल में भूकंप, बाढ़, आग या फिर जो अन्य आपदाएं हैं उनके लिए जो विशिष्ट आपदा प्रबंधन योजना है वह भी होनी चाहिए। आपातकालीन जो किट है उसमें जो स्कूली बच्चे हैं उनमें प्राथमिक चिकित्सा की जो किट है, टॉर्च और जो अन्य आवश्यक उपकरण हैं उनको भी सरकार के द्वारा उपलब्ध कराया जाएगा। जो स्वास्थ्य और स्वच्छता है यानी कि जैसे कि स्वच्छ पेयजल हुआ, स्कूलों में स्वच्छ पानी जो है पीने के लिए उपलब्ध कराया जाएगा और जो स्वच्छता सुविधाएं हैं जैसे कि शौचालय, हैंड वॉश स्टेशन जो है उनको भी उपलब्ध कराया जाएगा। अगर स्वास्थ्य की जांच को लेकर देखें तो जो नियमित स्वास्थ्य शिविर हैं या फिर जो छात्रों की स्वास्थ्य निगरानी है वह भी रखी जाएगी। मानसिक स्वास्थ्य जो परामर्श सेवाएं हैं और जो तनाव प्रबंधन कार्यक्रम हैं उनकी भी व्यवस्था की जाएगी। सुरक्षा और जो निगरानी है, प्रवेश पर नियंत्रण, जो स्कूल परिसर है उसके अंदर प्रवेश को रोकने के लिए गेट, जो सुरक्षा गार्ड हैं और जो सीसीटीवी कैमरे हैं उन्हें भी उपलब्ध कराया जाएगा। अगर इसकी पृष्ठभूमि की जांच करें तो जैसे कि जो शिक्षक हैं या फिर जो कर्मचारी हैं उनकी जो पृष्ठभूमि है उसको और जो है पुलिस सत्यापन उसका किया जाएगा। जो छात्रों की सुरक्षा है उसको लेकर भी कड़े कदम उठाए जाएंगे जैसे कि यौन उत्पीड़न, धमकाने और जो अन्य हिंसक व्यवहार हैं उसके खिलाफ जो है नीतियां जैसे कि POCSO एक्ट का अनुपालन किया जाएगा। सूचना और जवाबदेही, जो तत्काल रिपोर्ट है उसके अनुसार किसी भी जो असुरक्षित स्थिति है या घटना है उसकी सूचना 24 घंटे के अंदर जो है स्थानीय प्रशासन जो है उसको दी जाएगी। जिला शिक्षा जो अधिकारी हैं या फिर उनसे संबंधित जितने भी प्राधिकरण हैं उनको देना आवश्यक है। निगरानी की जो समिति है प्रत्येक स्कूल में स्कूल प्रबंधन समिति या फिर जो अभिभावक शिक्षक संघ हैं उनको सुरक्षा ऑडिट में शामिल किया जाएगा। जवाबदेही जो है, जो सुरक्षा मापदंड हैं अगर उनके मानकों में लापरवाही बरतने वाले के खिलाफ जो है सख्त कार्रवाई के आदेश हैं। समुदाय की भागीदारी, जो माता पिता हैं वह अभिभावक और जो स्थानीय निकाय हैं
उनको स्कूलों में असुरक्षित जो परिस्थितियां हैं उनकी निगरानी और जो रिपोर्टिंग है उसमें सक्रिय भूमिका निभाने के लिए प्रोत्साहित करना, स्थानीय आपदा प्रबंधन जो इकाई हैं और जो अग्निशमन विभाग हैं उनके साथ सहयोग करना, कार्यान्वयन और जो निगरानी को देखें तो राज्य सरकार की भूमिका जो है राज्यों को शिक्षा मंत्रालय के जो दिशा निर्देश हैं उनका पालन करते हुए स्कूल में ऑडिट और जो सुधार हैं उनके कार्यों को लागू करना होगा। समय सीमा जो है, जो हालिया आदेश हैं उनके अनुसार स्कूल को तत्काल प्रभाव से ऑडिट जो है शुरू करना होगा और प्रगति की जो नियमित रिपोर्ट है उसको केंद्र को सौंपनी होगी। जो तकनीकी सहायता है, केंद्र सरकार ने ऑडिट प्रक्रिया को सुविधाजनक बनाने के लिए जो तकनीकी सहायता है और जो दिशा निर्देश हैं वह प्रदान करने का वादा भी जो है किया है। आज की हमारी जो तीसरी और लास्ट न्यूज़ रहने वाली है वो है गवर्नमेंट अर्जेंट्स ST टू रिव्यू ऑर्डर टू ब्लैंकेट बैन ऑन ओल्ड व्हीकल्स। जो प्रदूषण हो रहा है, वायु प्रदूषण, उसको रोकने के लिए दिल्ली सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में जो है याचिका दायर कर दिल्ली NCR में 10 साल से पुराने जितने भी वाहन हैं जो डीजल वाहन हैं और 15 साल पुराने जो पेट्रोल वाहन हैं उन पर लगे जो प्रतिबंध हैं उनको पूर्ण प्रतिबंध की समीक्षा की मांग जो है वो की है। और जो यह प्रतिबंध जो है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा 29 अक्टूबर 2018 का जो आदेश है और जो GT है उसके 26 नवंबर 2014 के जो निर्देश हैं उनके आधार पर किया है। सरकार का तर्क यह है कि उम्र आधारित जो प्रतिबंध है उनके बजाय जो उत्सर्जन आधारित वैज्ञानिक नीति है वह अपनानी जानी चाहिए, क्योंकि अच्छी तरह से जो रखरखाव किए गए जो वाहन हैं वह कम प्रदूषण को फैलाते हैं। जो दिल्ली सरकार है उसने जो है वायु की जो गुणवत्ता प्रबंधन आयोग है या फिर जो व्यापक अध्ययन है उसकी मांग की है, ताकि यह जांचा जाए कि जो उम्र आधारित प्रतिबंध हैं उनकी तुलना में जो उत्सर्जन आधारित नीति है वह अधिक प्रभावी है या फिर नहीं है। और इसी के लिए याचिका पर जो है चीफ जस्टिस जो BR गवई हैं उनकी अध्यक्षता वाली जो पीठ है वह 28 जुलाई 2025 को जो है सुनवाई करेगी, यानी कि आज। जो उत्सर्जन मानक हैं उन पर ध्यान को देखें तो जो ये नीति है उनमें वाहन की उम्र के बजाय उसका जो उत्सर्जन स्तर है उसको मापा जाता है। यदि वाहन प्रदूषण नियंत्रण मानक जैसे कि BSIV, BSVI जो है उसका पालन करता है और नियमित जो उत्सर्जन परीक्षण है यानी कि जो PUC पोल्यूशन अंडर कंट्रोल जो है पास करता है, तो उसे सड़क पर चलने की अनुमति जो है वो दी जा सकती है, भले ही वह पुराना हो। वैज्ञानिक दृष्टिकोण से देखें तो सरकार का तर्क है कि अच्छी तरह से रखरखाव किए गए जो पुराने वाहन हैं वह नए लेकिन खराब रखरखाव वाले जो वाहन हैं उनकी तुलना में कम प्रदूषण फैलाते हैं। इसलिए जो है उम्र आधारित प्रतिबंध के बजाय वाहनों के जो वास्तविक उत्सर्जन है उसकी जांच होनी चाहिए। और जो प्रदूषण है उसको नियंत्रण करने के लिए प्रमाण पत्र की भी आवश्यकता होगी। जो उत्सर्जन नीति है उसमें PUC प्रमाण पत्र की भूमिका महत्वपूर्ण होगी। जो वाहन हैं उनको नियमित रूप से उत्सर्जन उनका परीक्षण पास करना होगा, जिसमें कार्बन मोनोऑक्साइड, हाइड्रोकार्बन और जो पार्टिकुलर मैटर है जैसे कि प्रदूषण की मात्रा जो है वह मापी जाती है। अगर इसके लाभ देखें तो जो मध्यम वर्ग है उस पर कम बोझ पड़ेगा, क्योंकि जो पुराने लेकिन कम प्रदूषण वाले वाहन हैं उनको हटाने की ज़रूरत नहीं होगी, जिससे जो मध्यम वर्ग है उनके जो लोग हैं उनको आर्थिक राहत प्राप्त होगी। पर्यावरणीय अगर प्रभाव को देखें तो केवल जो उच्च प्रदूषण वाले वाहन हैं उनको लक्षित करके वायु प्रदूषण को और अधिक प्रभावी ढंग से जो है कंट्रोल किया जा सकता है, अगर निष्पक्षता जो नीति वाहन है उसकी स्थिति पर आधारित होगी, न कि केवल उसकी उम्र पर। अगर चुनौतियां देखें तो इससे जो है क्या क्या चुनौतियां उत्पन्न हो सकती हैं। जो उत्सर्जन परीक्षण केंद्र है उसकी विश्वसनीयता या फिर जो पारदर्शिता है
उसको सुनिश्चित करना होगा। नियमित निगरानी और जो सख्त परिवर्तन की आवश्यकता पड़ेगी। पुराने वाहनों के लिए जो रेट्रोफिटिंग है, उत्सर्जन जो कम करने वाली तकनीक है, उसकी व्यवहार्यता होगी। हम जो है आगे भी दी इंडियन एक्सप्रेस की जो इम्पोर्टेंट न्यूज़ होंगी आप सभी के साथ शेयर करते रहेंगे। तब तक आप पढ़ते रहिए, खुश रहिए। थैंक यू।